गुड मॉर्निंग। यस, होमवर्क था कोई? दो क्वेश्चन, एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मनी मार्केट हेज और क्वेश्चन नंबर 26 हो गए दोनों। चलो 26 में मुझे पता है कि कहीं जाके शायद आप उलझ गए हो। बोले यार इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगाया होगा 1+IH, ये लगा दिया होगा आपने 1+IF इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। आई एम 100% श्योर कि ये तो आपने फॉर्मूला लगाया है। और यूएस का इंटरेस्ट रेट आपको दिया है, मतलब फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट आपको दिया है। एक यूनिट डॉलर की है तो फॉरेन कंट्री डॉलर को माना आपने, तो जापान का इंटरेस्ट रेट आपको निकालना था अपॉन 1 पॉइंट कितने टाइम का क्वेश्चन है ये, पूरे साल का? ये क्या पूरे साल का ही 1.0333 इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट है 117.2379। अब सवाल ये है कि एक ही इक्वेशन में अगर दो चीजें मिसिंग है तो ये कैसे निकालेंगे हम? एक ही इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग है तो ये तो निकल ही नहीं सकता। फिर चलो मान लिया कि इन्फ्लेशन का तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन फॉरवर्ड का तो एक फॉर्मूला और है ना, जिसको वर्किंग नोट में हम सॉल्व कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे कि फॉरवर्ड के लिए क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1+RH अपॉन 1+RF इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। और इसमें आपके पास दोनों R है, S है, तो F आ जाएगा क्या? बस इतना ही दिमाग लगाना था आपको। 1.0325 डिवाइडेड बाय 1.0560 इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन 117.2379। बताओ F इज इक्वल टू व्हाट? बता रहा है 114.6289। बस ये लिख दो यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह कितना 114.6289। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना आएगा 117.2379 ही आएगा, प्लस 117.2379 IH इज इक्वल टू 118.4460। ठीक है, फिर ये वाला अमाउंट दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला इधर 117.2, ये पॉइंट है 0.2379 IH इज इक्वल टू, इसमें से लेस कर दो आप 117.2379, तो ये आ गया 1.2081। तो IH इज इक्वल टू 1.2081 को डिवाइड कर दो आप 117.2379 से, तो ये आ जाएगा 0.0103 इज इक्वल टू 1.03%। ये आपका आंसर हो जाएगा। श्योर है? बड़ा आसान था, नोट डाउन करना चाहो बिल्कुल कर लो। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 35। उस पर आने के बाद हम फिर स्वैप वाले कंसेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, वो हमारा फॉरेक्स का लास्ट कंसेप्ट होगा।
यस, बढ़ सकते हैं आगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कितना है? कितना है? 6,23,000 समथिंग कुछ नहीं आया। मैं ओरली चेक कराता हूँ, जिनका नहीं आया ना ओरली बिल्कुल मतलब बिंदास होकर एक एक चीज़ पर कंसंट्रेशन रखना, आपको ओरली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या आप देखो कि एक्स लिमिटेड इज डेट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मलेशिया, रियलाइजेशन जो है वो 49,750 रिंगिट्स। रिंगिट्स मलेशिया की करेंसी है और इन्होंने सेकंड करेंसी दी नहीं है, तो सेकंड करेंसी आप रुपी मान लो, और ये जो रेट दिया है वो मान लो कि 1 रिंगिट इक्वल टू रुपी है। जब भी ऐसा ना हो हमेशा सेकंड करेंसी आपको रुपी मानना है, राइट। ऊपर से और हिंट दे ही रखी है उन्होंने कि बाद में जाके रुपी का रेट दिया है, मतलब कहीं ना कहीं रिंगिट के साथ जो अपोजिट रेट होगी वो क्या रही होगी? रुपी रही होगी। श्योर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप सामने से देखो कि आपको 49,750 रिंगिट्स सामने वाले कंट्री से मिलने वाले हैं, तो क्या उस कंट्री से बैंक से लोन ले ले? श्योर। तो सामने वाले कंट्री का लोन वाला रेट काम का है। सामने वाले कंट्री का लोन मतलब रिंगिट्स का लोन रेट कितना है? 12%। हमें 3 महीने का चाहिए तो 3%, 12% पूरे साल का है तो 3 महीने का 3%। तो 49,750 टाइप करो, 49,750 ये फ्यूचर वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1 + r कर दे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.03, डिवाइडेड बाय 1.03 इक्वल टू करो, कितना आया? कैलकुलेटर पे कुछ मत करना, मैं एक बार में आपको सॉल्यूशन पे पहुंचाऊंगा। 48,300.97 समथिंग कुछ आ रहा है, पूरा का पूरा रहने दो एज इट इज। इतने रिंगिट्स आपके हाथ में आज आ गए, क्या करें? इसको बेच के रुपये ले ले। स्पॉट में बेचेंगे तो किस पे बिकेगा? स्पॉट में बेचेंगे तो किस पे बिका? बिड पे, क्या आस्क पे? फॉरवर्ड तो काम का है ही नहीं, स्पॉट ही काम का है। बिड पे बेचेंगे तो मल्टीप्लाई 12 पॉइंट, उसी कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई 12.68 कर दो, तो 6,12,456 समथिंग कुछ आया होगा। अभी भी रखो उसको। क्या करेंगे? उसको अब इन्वेस्ट कर देंगे इंडिया में। इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया का इन्वेस्ट का रेट कितना है? 7.5% पर एनम। तो एक काम करो, इसको डाल दो आप मेमोरी प्लस में। अभी भी कैलकुलेटर एज इट इज रखना, जो भी आया 6,12,000 उसको मेमोरी प्लस में, मतलब प्रिंसिपल हमने मेमोरी प्लस में डाल दिया। अब इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई 7.5% मल्टीप्लाई 3/12, तो आया होगा 11,483 पॉइंट समथिंग कुछ, वो इंटरेस्ट आ गया। उसको भी डाल दो मेमोरी प्लस, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ गए, तो आ गया 6,23,940 रुपये आपके हाथ में फाइनल रिसीवेबल होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर देना होगा, लेकिन ये मैंने बताया। श्योर, क्लियर है पूरी कहानी? ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड स्वैप। ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। मान लो ये साइन किसका है? मानना क्या, ये तो साइन है किसका? ऑडी। चलो ठीक है, ये वाला साइन मर्सिडीज। श्योर। मान लो हमारी क्लास के 2 स्टूडेंट है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए ओडी में काम करते हैं, मतलब ओडी में जॉब करते हैं, तो उनको ओडी जो है वो मिल रही है मान लो 38 में, ओडी का सबसे लोअर वाला मॉडल, जो मिस्टर बी को 40 में मिल रहा है। उनको स्टाफ डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। वहाँ काम करते हैं तो सस्ती मिल रही है। वैसे ही मिस्टर बी मर्सिडीज़ में काम करते हैं, तो मर्सिडीज़ का सबसे लोअर वाला मॉडल उनको 28 में मिल रहा है, तो सामने वाले को वो 30 में मिल रहा है। और इन दोनों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। इन दोनों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब मिस्टर ए की जो विश है, मिस्टर ए को ऑडी पसंद है, मिस्टर ए को मर्सिडीज पसंद है, और मिस्टर बी को ऑडी पसंद है। मतलब जो जहाँ जॉब करता है उसको वो पसंद नहीं है। ए की विश क्या है? ए की विश मर्सिडीज है, और बी की विश क्या है? बी की विश ऑडी है। बल्कि इनको सस्ती वो गाड़ियाँ मिल रही है जो इनको नहीं चाहिए। तो ये दोनों आपस में मान लो मित्र भी है, तो क्या करेंगे? ए बी को बोलेगा, क्या बोलेगा कि मेरे बिहाफ पे एक काम कर यार, मर्सिडीज खरीद ले।
और बी ए को बोलेगा कि मेरे बिहाफ पे क्या कर ले, ऑडी खरीद ले, और दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक्सचेंज। स्वैप का बेसिक मीनिंग एक्सचेंज है, तो स्वैप का बेसिक समझ आएगा कि स्वैप मतलब एक्सचेंज करेंगे, ऐसा कुछ कि दोनों को फायदा हो जाए। यहाँ दोनों को फायदा हो गया, 2 लाख रुपए, दोनों को गाड़ी कम पड़ गई। अदरवाइज इनको जो चाहिए थी वो खुद डायरेक्ट लेने जाते, तो मिस्टर ए डायरेक्ट लेने जाते तो वो 30 में आती, और मिस्टर बी डायरेक्ट लेने जाते तो 40 में आती, जो दोनों को 2 लाख रुपए कम में पड़ गई। श्योर है क्या? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां से तो हमने स्वैप का ये मानो कि शुरुआत किया कि स्वैप होता क्या है वो समझा है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये मिस्टर ए और मिस्टर बी, मान लो मिस्टर ए को ऑडी भी सस्ती मिल रही है, मान लो 38 में, और मर्सिडीज भी सस्ती मिल रही है, मान लो 26 में, और मिस्टर बी को दोनों ही गाड़ियां महंगी मिल रही है। ऑडी मान लो 39 में मिल रही है, और मर्सिडीज मान लो 30 में मिल रही है। दोनों ही गाड़ियां क्या मिल रही है, मिस्टर बी को महंगी मिल रही है। अब मिस्टर बी की जो विश है, मिस्टर बी की विश, वो विश है मर्सिडीज, और मिस्टर ए की जो विश है वो विश है ऑडी। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को फ़ोन लगाया और बोला कि सर एक काम करते हैं ना यार, आप मेरे बिहाफ पे क्या खरीद लो, दोनों गाड़ी एक बंदा नहीं खरीद सकता, एक बंदा एक ही गाड़ी खरीद पाएगा, ये ध्यान रखना। तो मिस्टर बी ने फ़ोन लगाया कि सर आप एक मेरे बिहाफ पे क्या कर लो, आप मेरे बिहाफ पे मर्सिडीज़ खरीद लो और मैं आपके बिहाफ पे ऑडी खरीद लेता हूँ। तो क्या मिस्टर ए एग्री होंगे? बोला आप मेरे बिहाफ पे 26 लाख में खरीद लो मर्सिडीज़ और मैं आपके बिहाफ पे 39 में खरीद लेता हूँ ऑडी। बोले यार मेरे को ऑलरेडी सस्ती पड़ रही है ऑडी 38 में, मैं आपसे 39 में क्यों खरीदवाऊंगा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा स्वैप का। तो मिस्टर बी ने बैठ के समझाया। क्या समझाया? ध्यान से सुनना बस, कि दोनों को फ़ायदा हो सकता है। बोले सर मैं फ़ायदा करवा दूंगा आपका, आपको 38 से भी कम में पड़ जाए तो लोगे क्या? बोले हाँ बिल्कुल लेंगे। बोले सर फ़ायदा करा देता हूँ। कैसे फ़ायदा? कि एक काम करो सर, आप मेरे बिहाफ पे गाड़ी खरीदोगे, मैं आपके बिहाफ पे गाड़ी खरीदूंगा, तो आप मेरे बिहाफ पे जब गाड़ी खरीदोगे तो मुझे 4 लाख का फ़ायदा होगा। देखो ना, आप 30 की गाड़ी जो है वो 26 में मिलेगी, तो मुझे 4 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। एक काम करो, आपको 1 लाख का नुकसान हो रहा है ना, तो इस 4 में से 1 तो मैं आपको दे देता हूँ। तो अब आपकी गाड़ी बराबर 38 की 38 में पड़ी, उसके बाद भी मेरे पास 3 लाख बच रहा है। एक काम करेंगे, इसमें से भी आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि मिस्टर बी को तो जो फायदा मिल रहा है वो काम का, अगर वो सीधा खरीदने जाएंगे तो 30 में मिल रहा है, तो उनको तो 30 से कम में जो गाड़ी मिल जाए, समझ पा रहे हो, 30 से कम में जो कॉस्ट पड़ जाए वो काम की। मतलब यहां पे भी स्वैप बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे? मान लो ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, तो वहां से समझ आएगा आपको कि दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है। अगर ये दोनों गाड़ी सीधी सीधी खरीदने जाए कि ये 38 में खरीद लें जो गाड़ी चाहिए और सामने वाला 30 में खरीद ले जो गाड़ी इनको चाहिए, जो इनकी विश है, सीधा सीधा खरीद ले, तो देखो कॉस्ट कितनी आ गई, 68। बल्कि ये बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? कि दोनों गाड़ियां अगर घर में चाहिए तो मिस्टर बी जो है, भले ही 1 लाख महंगी मिल रही ना, ऑडी ले लो। यहाँ 1 लाख के नुकसान के लिए अगर 4 लाख का फ़ायदा हो रहा है, 1 लाख का नुकसान ही हो रहा है ना, अगर 4 लाख का फ़ायदा हो रहा है तो वो काम का ना। अगर ये 39 और 26 में लेते तो ज़्यादा फ़ायदेमंद कॉम्बिनेशन होता। 39 + 26 करो तो 65 की कॉस्ट हो रही है। अगर दोनों एक ही फैमिली के मेंबर होते तो घर से 65 लेके जा रहा है, बल्कि वहाँ अगर एक्चुअल लेने जाते तो 68 ले जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या? श्योर। तो अब यहाँ पे हम स्वैप समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इन दोनों को मिलाने के लिए एक बैंक है जो भी कमीशन ले रहा है 1 लाख रुपए का। एक बैंक आया और बैंक ने बोला मैं 1 लाख का कमीशन लूँगा। ठीक है भैया, वो भी ले जाओ। तो सबसे पहली स्टेप जो हम करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहली स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 1, वो कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जिनकी जो विश है ना वो गाड़ी मत लो, उनकी अपोजिट गाड़ी लो, फायदे वाले सौदा लो। मतलब मिस्टर बी जो एक्चुअल में लेगा, मिस्टर बी की विश जरूर मर्सिडीज है, लेकिन एक्चुअल में लेगा ऑडी। मैं एक्चुअल वाले को रेड में मार्क कर रहा हूँ, और मिस्टर ए एक्चुअल में लेंगे क्या, मर्सिडीज। तो आप देखो यहाँ पे हम आगे जाएं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट में, तो मर्सिडीज में 4 लाख का फायदा हो गया, 4 लाख पॉजिटिव है। ओडी में ज़रूर 1 लाख का नुकसान हो गया, तो 1 लाख नेगेटिव। फिर भी प्रॉफिट कितना बच गया, 3 का। ऊपर से बैंक ने बोला 1 तो मैं भी लूँगा, चलो ठीक है, बैंक का 1 लाख का कमीशन और लेस कर दो, फिर भी नेट प्रॉफिट हमारा बच गया 2। अब 2 को जो रेशियो ये डिसाइड करेंगे उसमें बांटेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ रेशियो ये मान लो कि यार 50-50 मिस्टर ए का हिस्सा जो है और मिस्टर बी का जो हिस्सा है शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 50-50, 1 लाख और 1 लाख। ये स्टेप नंबर 1 होगी। श्योर। अब स्टेप नंबर 2 जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, और ये लास्ट स्टेप होगी, बस खत्म है यहाँ पे स्वैप। स्टेप नंबर 2 जब कैलकुलेट करेंगे तो वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फाइनल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट मतलब अब किसकी पॉकेट से कितने रुपए जा रहे हैं, किसकी पॉकेट में कितने रुपए की गाड़ी पड़ी, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो मिस्टर ए, तो जब ये फाइनल कॉस्ट आप निकाल रहे होंगे ना, तो विश में से वो हिस्सा लेस कर दो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये जो है ना, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का शेयर 1-1 है, राइट। तो मिस्टर ए की विश क्या थी, देखो आप, मिस्टर ए की विश ओडी थी, कितने में पड़ रही थी, 38 में। तो मिस्टर ए की विश ओडी थी, ओडी उसको 38 लाख में पड़ रही थी, लेकिन फ़ायदा हो गया कितने का, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ़ायदा हो गया 1 लाख का, तो अल्टीमेटली वो गाड़ी उसको 37 में पड़ी। वैसे ही मिस्टर बी की विश क्या थी, मिस्टर बी की विश मर्सिडीज थी, मर्सिडीज उसको 30 में मिल रही थी। आपको विश में से लेस करना या ये ध्यान रखना, एक्चुअल में से लेस नहीं करना, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 1, तो इसको गाड़ी पड़ जाएगी 29 में। दोनों को 1-1 का फायदा हो गया, जो विश थी उससे 1-1 लाख रुपए कम हो गई गाड़ी। श्योर है। तीसरी स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में ऑप्शनल है, बट बनाओगे ना तो 99%, 95 मान लो, 95% आप आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं है। कैसे, स्टेप नंबर 3 इज़ नॉट कंपलसरी, एग्ज़ाम में यहाँ तक सॉल्यूशन रोक सकते हो। ध्यान से देखना, ये मिस्टर ए है, ये मान लो बीच में बैंक है, और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने एक्चुअल में कौन सी गाड़ी ली, एक्चुअल बात कर रहा हूँ मैं, मिस्टर ए ने एक्चुअल में ली मर्सिडीज, राइट। कितने में, 26 में, 26 में। तो ये बाहर मर्सिडीज डीलर को 26 लाख रुपए देगा, वो बात अलग है कि 26 लाख इसको कहाँ से मिल जाएंगे, बैंक से। इसकी पॉकेट से कुछ नहीं गया, बस इसकी आउटसाइड लायबिलिटी थी 26, बैंक ने दिया, उसने दे दिया, ठीक है। मिस्टर बी की एक्चुअल लायबिलिटी बाहर कितनी थी, 39, ये भी इसको बैंक दे देगा 39, तो इसकी पॉकेट से भी कुछ गया नहीं गया, बट इनकी पॉकेट से कुछ जाएगा तो सही ना, जो गाड़ी इनको चाहिए उसकी कीमत तो उनको देनी पड़ेगी ना। तो ये फाइनल कॉस्ट जो आ रही है हमने निकाली 37 और 29, ये फाइनली इनकी पॉकेट से जाएगा जो इनकी नेट कॉस्ट है। तो मिस्टर ए की पॉकेट से जो जाएगा वो जाएगा 37, और मिस्टर बी की पॉकेट से जो जाएगा वो जाएगा 29। अब देखो कि कुछ एरो बैंक के पास आ रहे हैं, कुछ एरो बैंक के पास से जा रहे हैं। जो एरो बैंक के पास आ रहे हैं वो प्लस है, ये देखो ये प्लस बैंक के पास आ रहा है, और ये जो है ये माइनस है, ये बैंक के पास से जा रहे हैं। देख लो फाइनली इनका डिफरेंस अगर 1 बच गया बैंक का कमीशन, मतलब 95% आप सही हो कि कमीशन बैंक का जितना बचना था उतना। अब बोले 5%, ऐसा क्यों, 5% में कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा भी हो सकता है कि आपने आंसर गलत लिख दिया और 1 बच जाए, वो 5% ही चांस है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। आपने गलत किया तो वो कोई ना कोई डिफरेंस जो है वो 1 के अलावा कुछ आ जाएगा, तो क्रॉस चेक हो जाएगा। हालांकि ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो। देखो 29 + 37 - 39 - 26 देखोगे तो 1 बच गया, मतलब हमने जो किया वो ठीक किया। श्योर। तो हमने 3 स्टेप में आंसर किया है। क्या क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट,
और कैलकुलेशन ऑफ फाइनल कॉस्ट, और तीसरा समरी बनाया, ऐसा समझ लो। श्योर। तो ये एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल नोट डाउन बिंदास होकर कर सकते हो। उसके बाद फिर हम क्लास के दोनों क्वेश्चंस पाते हैं। स्टेप नंबर 2 में बाद में स्क्रॉल कर दूंगा, आप पहले ये देख लो। हो गया नोट डाउन? इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 36 पे, फिर 37। पहले हम 36 सॉल्व करेंगे, 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, फिर हम 37 सॉल्व करेंगे। 36 को डिस्कस करेंगे ताकि वो गलतियाँ 37 में वापस रिपीट ना हो, बस। अदरवाइज मैं दोनों एक साथ देखिए, दोनों एक साथ डिस्कस कर सकता था, लेकिन नहीं, ये 1 बाय 1 ही करेंगे। 36 फिर इसको सॉल्व करेंगे, 37 फिर इसको सॉल्व करेंगे, और हमारा स्वैप चैप्टर और फॉरेक्स यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ट्राइट। क्वेश्चन नंबर 36।
यस हो गया ट्राई। क्वेश्चन नंबर 36, फाइनल कॉस्ट आई या नहीं? तो क्वेश्चन पढ़ने गए होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको ज़रूर लगा होगा। ठीक है, हम साथ में पढ़ते हैं और एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारे स्वैप के क्वेश्चन ऐसे ही है। अभी ये 2 स्वैप किए और फिर आपको स्वैप पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। सेलिना लिमिटेड विशेष टू बोरो $, एट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेलिना लिमिटेड की विश क्या है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख लो एक बार, और कौन सा लोन है? $, लोन। तो सेलिना लिमिटेड को डॉलर लोन मिल रहा है 8.6 में, जो दूसरे को महंगा मिल रहा है, मतलब सेलिना फेवरेबल सिचुएशन में है। प्रियंका लिमिटेड विशेष टू बोरो जापानीज येन एट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रियंका को मिल रहा है जापानीज येन देखो 5.5 पे। एट ए टाइम टेबल देखते हुए जाना जब भी स्वैप का क्वेश्चन करो, तो यार ये दूसरों के कंपैरिजन में उसको महंगा मिल रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों फ्लिप करते हैं तो कोई फायदा होता है क्या? फ्लिप मतलब अगर सेलिना 8.6 के बजाय 9 ले लें और प्रियंका 5.5 की बजाय जो है वो 4, मतलब एक दूसरे को बोल दे वो कि 5.5 के बजाय यार सामने वाले को बोल दे कि वो 4% पे ले ले, और सेलिना जो है वो 8.6 की बजाय सामने वाले को बोल दे कि 9 पे ले लो, 0.4 का नुकसान हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। 1.5 के फ़ायदे के लिए 0.4 का नुकसान तो झेला जा सकता है ना, समझ पा रहे हो? तो यहाँ से पता चला कि स्वैप बेनिफिशियल है, और वैसे भी स्वैप के सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो बेनिफिशियल होंगे ही, बिना उसके फिर स्वैप पॉसिबल ही नहीं, फिर स्वैप का क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर डिज़ाइन ए स्वैप दैट विल नेट अ बैंक। अब ऊपर से बैंक भी आपसे कमीशन लेगा, उसके बाद भी कुछ बच रहा है क्या? तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से वो जो लॉस निकाल लिया 0.4 का, उसके बाद बैंक का कमीशन निकाल दिया, तो भी 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.5। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होता है, तो 0.5 बैंक भी ले जाएगा। इक्वली अट्रैक्टिव स्वैप है, नहीं भी लिखा होता तो हम तो इक्वली अट्रैक्टिव ही बांटते हैं। अगर ये 60-40 लिखता तो ज़रूर फिर शेयर 60-40 कर देते, 70-30 बोलते, 70-30 कर देते। ठीक है, चलो तो स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। येन टर्म, येन में बताओ फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? बोले येन में तो 1.5 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, डॉलर टर्म में 0.40 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? नेट नहीं है अभी, केवल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हो उसको। कितना हो गया? 0.90 का। फिर इसमें से बैंक ले गया कितना? 0.50, फिर भी 0.40 बचा। नहीं, ये 0.90 नहीं है, ये 1.10 है। बैंक अगर 0.50 ले जाएगा तो कितना बचेगा? 0.60, राइट। फिर अब प्रेजेंटेशन में जब लिखोगे, आप लिखोगे शेयर ऑफ प्रियंका 50%, दैट इज 0.30, और वैसे ही शेयर ऑफ सेलिना 50%, यानी कि 0.30। ये पहली स्टेप बड़ी आसान है। दूसरी स्टेप भी बड़ी आसान है, बस एक चीज़ याद रखनी कि इनके विश में से लेस करना है। कैलकुलेशन ऑफ फाइनल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट में पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सेलिना की। सेलिना की विश क्या थी? डॉलर टर्म लोन कितने में मिल रहा था? डॉलर टर्म लोन 8.60 में, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कर देंगे हम, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? 0.30, तो ये फाइनली पड़ जाएगा 8.30 का। वैसे ही प्रियंका की बात करेंगे हम, तो प्रियंका को येन टर्म लोन चाहिए था, कितने में मिल रहा था? 5.5 में, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट 0.30 को कर देंगे, कितने में पड़ जाएगा? 5.2 में। समरी आपकी चॉइस है, एग्जाम का सॉल्यूशन यहाँ खत्म हो सकता है। समरी आपकी चॉइस है, समरी बनाना चाहो तो कैसे बनेगी? वही यहाँ हम लिख देते हैं सेलिना, यहाँ बैंक, और यहाँ
प्रियंका। बस आप ये ध्यान रखना कि एरो एक साइड ही, ऊपर अगर इस साइड चला रहे हो तो ऊपर इस साइड ही चलाना सारे एरो, अगर ऊपर ऐसे चला रहे हो तो ऊपर सारे एरो ऐसे चलाना। समझ पा रहे हो? एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे, ऐसे मत करना वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर आपने कोशिश भी की होगी तो लगा होगा आपको, राइट। तो हम अगर एक बार डिसाइड कर लिया ये वाला एरो, तो फिर सारे ऊपर वाले एरो हम ऐसे ही चलाएंगे और फिर बिलो वाले एरो सारे हम ऐसे चलाएंगे। अब बताओ सेलिना की आउटसाइड लायबिलिटी क्या है? एक्चुअल में सेलिना ने कौन सा लोन लिया? तो एक्चुअल में तो ये लिया जो 4% की कॉस्ट का है, तो 4 कौन दे देगा? बैंक। प्रियंका की आउटसाइड लायबिलिटी क्या है? बोले 9 कौन दे देगा? बैंक। मतलब अभी इनके पॉकेट से कुछ नहीं गया, इनके पॉकेट से क्या जाएगा? इनकी फाइनल कॉस्ट। तो सेलिना की फाइनल कॉस्ट 8.3, प्रियंका की फाइनल कॉस्ट 5.2। चेक कर लो, जो एरो बैंक के पास आ रहे हैं और जो एरो बैंक के पास से जा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस 0.5 आता है, मतलब आप सही हो। श्योर। तो ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36। ये नोट डाउन कर लो और इस नोट डाउन के बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में बस एक बार कहानी देख लो कि 37 में वो एक एंटर ज़्यादा प्रेस हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया? लाइबोर प्लस 2.25 नीचे चला गया। तो मैं बता देता हूँ कि सोनी लिमिटेड के सामने है लाइबोर प्लस 0.25 और टोनी लिमिटेड के सामने है लाइबोर प्लस 2.25, राइट। तो उसको वहाँ से काट के टोनी के सामने लिख दो आप। टोनी के सामने है लाइबोर प्लस 2.25। ये लाइबोर क्या है? जैसे हमारे यहाँ टी बिल रेट होता है ना, एक बेस रेट होता है, ट्रेजरी बिल प्लस 2%, ट्रेजरी बिल प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटिंग लोन जो होता है, एक होता है फिक्स रेट लोन, एक होता है फ्लोटिंग लोन। फ्लोटिंग लोन में क्या होता है? टी बिल का जो बेस रेट होगा उसके ऊपर टी बिल प्लस 2%, टी बिल प्लस 3%। वैसे ही लाइबोर एक बेस रेट है। श्योर, फॉरेन कंट्रीज में लाइबोर चलता है, बेस रेट। ट्राई करो फिर 37, 2 मिनट बाद बोर्ड पे तो हम कर ही रहे हैं वैसे भी। ये नोट डाउन कर लो, ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2, फिर समरी।
ट्राई करते रहो आप, 2 मिनट बाद हम बोर्ड पे आएंगे। जब आप लाइबोर से लाइबोर का डिफरेंस निकाल रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना कि लाइबोर से लाइबोर तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। लाइबोर प्लस 2.25 और लाइबोर प्लस 0.25, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो केवल 2 होगा, क्योंकि लाइबोर से लाइबोर तो हो गया कैंसिल। श्योर। और दूसरे में तो कोई आपत्ति नहीं, दूसरे में तो सीधा सीधा डिफरेंस दिख ही रहा है। चलो हो गया कोई ना कोई सोल्यूशन। चेक करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। उससे पहले समझ लेते हैं कि टोनी लिमिटेड वांट टू बोरो $US एट ए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोनी लिमिटेड को फ्लोटिंग रेट चाहिए, मतलब लाइबोर प्लस 2.25 में मिल रहा है, इन कंपैरिजन टू अदर महंगा मिल रहा है, ठीक है। और सोनी लिमिटेड को जापानीज येन चाहिए जो सस्ता मिल रहा है। अगर दोनों फ्लिप करेंगे तो एक लोन जरूर 0.25 के नुकसान पे आ जाएगा, लेकिन दूसरा लोन 2% के फायदे पे आ जाएगा, मतलब अल्टीमेट स्वैप बेनिफिशियल है, राइट। हमेशा स्वैप में आपको पढ़ने के बाद फ्लिप करना है, सोचना ही नहीं। तो फ्लिप करने पे क्या होगा कि $US रेट में हमें फ़ायदा हो जाएगा कितने का, 2% का, और जापानीज येन में हमें 0.25 का नुकसान हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1.75 का प्रॉफिट हो जाएगा। और ऊपर से बैंक जो है वो कितना ले जाएगा, 100 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% बैंक ले जाएगा, तो 0.75 का फ़ायदा हो जाएगा। शेयर ऑफ सोनी और टोनी, शेयर ऑफ सोनी 50%, 0.375, और शेयर ऑफ टोनी 50% यानी कि 0.375, ये दोनों का शेयर हो जाएगा, ठीक है। इनके फाइनल कॉस्ट जब भी निकालेंगे तो इनकी विश में से लेस करेंगे। तो विश क्या थी, टोनी लिमिटेड की विश जो थी वो थी $, सोनी लिमिटेड की विश थी जापानीज येन, सोनी हमने पहले लिख दिया, ठीक है। तो सोनी की विश थी येन टर्म लोन, कितने में मिल रहा था, 1.75 में। शेयर ऑफ प्रॉफिट 0.375 लेस हो जाएगा, तो 1.375 यहाँ बच जाएगा। श्योर। टोनी लिमिटेड की विश क्या थी, टोनी लिमिटेड की विश थी $, टर्म लोन, कितने में मिल रहा था, लाइबोर प्लस 2.25 में, लाइबोर प्लस 2.25, इसमें से लेस हो जाएगा 0.375। यहाँ लाइबोर से लाइबोर कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि माइनस केवल डिजिट ही हो रहा है, लाइबोर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ लाइबोर तो रहेगा ही, लाइबोर प्लस 1.875। ठीक है, तो ये इनकी फाइनल कॉस्ट हो जाएगी 1.375 और लाइबोर प्लस दिस। नोट डाउन करना चाहो बिल्कुल कर दो। सारे स्वैप के क्वेश्चन ऐसे ही होना है। जब नेट प्रॉफिट निकालना है तो फ्लिप करके निकाल लो, लॉस प्रॉफिट देख लो, बैंक का कमीशन लेस करके जो आया उसको हिस्से में बांट दो, और जब फाइनल कॉस्ट निकालनी है तो विश में से वो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप क्या कर दो, लेस। श्योर, ठीक है। तो यहाँ हमारे फॉरेक्स चैप्टर की जो है वो समाप्ति हो गई। सारे कंसेप्ट जितने भी फॉरेक्स के हमने पढ़े हैं विथ माइलस्टोन, फॉर्मूला कॉपी में लिख देना, रेगुलर बेसिस पे उसका रिवीजन भी शुरू कर देना, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। श्योर, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं विथ न्यू टॉपिक। देखेंगे हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वैसे अगर फॉरेक्स किया है तो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो हम कंटिन्यूएशन में ही ले लेंगे, ठीक है, डिसाइड कर लेंगे हम कल ही। ठीक है, आज का लेक्चर फिर यहीं रोक रहे हैं। थैंक यू।